हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, फिर मनन करना, किस प्रकार से जो लेखन प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ों को अपनाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मनन करना चाहिए। कोई भी जब लेखन प्रक्रिया होती है तो उसे किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, उसे ध्यान देकर पढ़ना चाहिए तथा उसकी कमियों को निकाल कर उसे संशोधित करना चाहिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं तथा ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखकर उसका निरीक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से उसे एक सही क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे शीर्षक का निरीक्षण। शीर्षक का निरीक्षण। शीर्षक का निरीक्षण। शीर्षक किसी भी हस्तलिपि को संगठित रूप में दर्शाता है, यानी कि जो कुछ भी हाथ से हम लोग लिखे होते हैं उसको सही रूप में प्रदर्शित करता है एवं एक रूपरेखा समान कार्य करते हैं। एक आउटलाइन की तरह जो है शीर्षक जो है वो भी कार्य करता है। एक स्तर वाला शीर्षक देना चाहिए हमें। समांतर जो है एक स्तर वाला, यानी कि एक तरह का शीर्षक ही सम्मिलित करना चाहिए। शीर्षक का उपयोग करने पर खंडों के मध्य महत्व की श्रेणी निर्मित की जा सकती है, यानी जो विभिन्न खंड होते हैं, खंड तथा उपखंड होते हैं, उनके बीच जो है योग की भावना, जो विभिन्न उपखंड होते हैं उनके बीच में जो है महत्व विकसित किया जा सकता है, जिससे पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो उसे अच्छी तरह से समझ सके, उन्हें समझने में सहायता मिले। संशोधन के अंतर्गत शोध पत्र के अंतर्गत वो टॉपिक जो समान स्तर के हैं उन्हें पूरे शोध पत्र में समान स्तर के शीर्षक प्रदान किए जाने चाहिए, यानी कि जो एक जैसे शीर्षक हैं उन्हें एक जैसे रूप में ही प्रदर्शित करना चाहिए। शीर्षक शोध पत्र के संगठन को बताने का कार्य करता है। शीर्षक क्या करता है? जो शोध पत्र का संगठन है, यानी कि जो रूपरेखा, जो क्रम दिया गया है उसे बताने का कार्य करता है। साथ ही किसी भी खंड में केवल एक उपखंड का शीर्षक नहीं होता, यानी कि अगर सिर्फ एक उपखंड है तो उसका हम शीर्षक नहीं दे सकते, बल्कि एक शीर्षक के अंतर्गत कई उपखंड होने चाहिए, कई भाग होने चाहिए। एक ही उपशीर्षक का उपयोग नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण शोध पत्र में शीर्षक एवं उपशीर्षक लिखने के बारे में निम्नलिखित निरीक्षण करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए जब हम लिखें, शीर्षक और उपशीर्षक लिखते हैं तो उसमें क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। पहला कि क्या सभी शीर्षक उपशीर्षक आवश्यक हैं। शीर्षक और उपशीर्षक आवश्यक हैं, यानी कि जो भी हम शोध पत्र में आवश्यक हैं, जो भी हम शोध पत्र में शीर्षक डाल रहे हैं या उपशीर्षक डाल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जितने भी उपशीर्षक और शीर्षक हैं क्या वे सभी शोध पत्र में आवश्यक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनावश्यक रूप से हमने कई भागों में बांटने के चक्कर में बहुत सारे उपशीर्षक डाल दिए हों जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही ना हो उसमें। दूसरा है कि क्या शीर्षक उसके विषय वस्तु के अनुरूप है। विषय वस्तु का क्या अर्थ है कि जो कंटेंट है, यानी कि जो चीज़ें, जो मैटर ने अंदर लिखा है, तो क्या जो शीर्षक है यानी जो हेडिंग है, वह टॉपिक का नाम है, क्या वो विषय वस्तु को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको सही तरीके से बता पा रहा है। फिर नेक्स्ट है क्या समान महत्व वाले खंडों की शीर्षक का समान स्तर है।
शीर्षक का समान महत्व है। बहुत सारे खंड उपखंड दिए होते तो क्या एक जैसे, हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या एक जैसे जो उपखंड हैं सबको समान महत्व, सबको समान इम्पोर्टेंस मिली है कि नहीं। ऐसा ना हो कि एक जैसे शीर्षकों को कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गई और कहीं बिल्कुल भी उसे महत्व नहीं दिया गया। नेक्स्ट है मुख्य खंड में एक से मुख्य खंड में एक से अधिक उपखंड के शीर्षक हैं। क्योंकि बहुत सारे उपखंड हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि क्या सभी उपखंड के शीर्षक दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी उपखंड का शीर्षक ना हो। फिर नेक्स्ट है क्या शीर्षक संक्षिप्त है। शीर्षक संक्षिप्त है। जो भी हमारा शीर्षक है, जो भी हमारी टॉपिक का नाम है, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि लगे कि कोई विषय वस्तु यानी कंटेंट है, पाठ्य है, और ना ही इतना छोटा होना चाहिए कि वो अपने विषय वस्तु को सही तरीके से स्पष्ट ना कर पाए। तो हमें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्या मुख्य शीर्षक कैपिटल अक्षरों में लिखा गया है। मुख्य शीर्षक कैपिटल अक्षरों में लिखा गया है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो शीर्षक होता है यानी जो टॉपिक होता है वो हमेशा बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, और जो सामान्य पाठ्य है उससे उसकी फॉन्ट साइज जो है कुछ बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्या मुख्य शीर्षक पेज के पेज के दाएं व बाएं मार्जिन, दाएं व बाएं मार्जिन मध्य केंद्र में स्थित है, मार्जिन है, तथा शीर्षक मध्य में स्थित है। समांतर जिस पेज पे हमें शीर्षक लिखना होता है, टॉपिक लिखना होता है, उसके दोनों तरफ दाएं और बाएं दोनों साइड में हम मार्जिन छोड़ते हैं, आधा आधा इंच जगह छोड़ते हैं, और जो शीर्षक होता है वो हमेशा मध्य में, उस पेज के मध्य में बीच में स्थित होता है, लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा शीर्षक का निरीक्षण। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जब हम शीर्षक लिखते हैं तो उसके बाद इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एक बार शीर्षक का निरीक्षण करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या सारे पॉइंट्स उस शीर्षक में शामिल किए गए हैं, उस सारे पॉइंट्स के अनुसार शीर्षक लिखा गया है। यदि नहीं लिखा गया है तो हमें शीर्षक में संशोधन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु का निरीक्षण। विषय वस्तु का निरीक्षण किसी भी शोध पत्र का मुख्य भाग होता है। ये क्या होता है, विषय वस्तु क्या होता है, किसी भी शोध पत्र हो या किसी भी प्रकार का लेखन हो, कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है उसका मुख्य भाग
होता है। इससे शोध समस्या के बारे में जानकारी मिलती है। जब हम विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि किस समस्या को लेकर के शोध पत्र लिखा गया या शोध कार्य किया गया है। शोध पत्र की रचना होती है, विषय वस्तु से ही शोध पत्र की रचना होती है, यानी कि विषय वस्तु ही ये निश्चित करता है, जो कंटेंट होता है वही ये निश्चित करता है कि शोध कार्य जो है किस प्रकार से कार्य करेगा, किस प्रकार से शोध कार्य किया जाएगा। विषय वस्तु को लिखने की शैली पाठकों पर गहरा प्रभाव डालती है। लेखन क्रिया के प्रभावशाली एवं सक्षम संप्रेषण साधन के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि जिस प्रकार से जिस लेखन जिस शैली में हम विषय वस्तु लिखते हैं वो पाठकों यानी कि जो पढ़ने वाले हैं उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम प्रभावपूर्ण ढंग से विषय वस्तु को लिखते हैं तो उसका प्रभाव जो है पढ़ने वाले पाठकों पर बहुत अच्छा पड़ता है। और यदि हमारे लिखने की शैली जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, तो पढ़ने वाले पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। विषय वस्तु क्रमबद्ध एवं स्पष्ट हो, चूंकि विषय वस्तु ही शोध लेखन का मुख्य रचनात्मक भाग होता है। विषय वस्तु जो होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि वो अपने शीर्षक को स्पष्ट करे। जो उसका मेन शीर्षक है, जैसा अभी हम लोगों ने शीर्षक टॉपिक का जो नाम है उसे विषय वस्तु क्लियर कर देना चाहिए। उससे जो है विषय वस्तु को पढ़ने से जो शीर्षक है वो क्लियर हो जाना चाहिए तथा जो विषय वस्तु एक क्रम में होना चाहिए। अतः इसे पाठकों को जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। ये किस लिए लिखा जाता है? ताकि जो विषय वस्तु है उसके बारे में पाठकों को सही जानकारी प्राप्त हो सके, पाठकों को ये क्लियर हो सके कि वास्तव में जो शीर्षक है वो क्या कहना चाह रहा है और लेखक जो है जो शोध करता है वो क्या बताना तथा किस विषय को लेकर के शोध कार्य कर रहा है। इसलिए यह पाठकों के लिए अधिक महत्व समझने योग्य होता है। विषय वस्तु लिखते समय शोध लेखन का प्रत्येक पैराग्राफ स्वयं में न्याय संगत होना चाहिए। यानी कि स्वयं में न्याय संगत से क्या तात्पर्य कि जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं शोध पत्र में विषय वस्तु में वो सभी जो हैं अपने आप में पूर्ण होने चाहिए व स्पष्ट होने चाहिए। एक पैराग्राफ एक विचार को व्यक्त करता हो। अगर एक पैराग्राफ है तो वो एक ही विचार को स्पष्ट करे। यदि कई विचारों को उसमें समावेश उसमें किया जाता है अगर एक पैरा में, तो वो पैराग्राफ जो है स्वयं में स्पष्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। पढ़ने वाला जो है उस पैराग्राफ को सही रूप में समझ नहीं पाता है। शोध लेखन में विषय वस्तु को पाठकों की दृष्टि से सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विषय वस्तु किसी पाठक को कुछ कहती है। जो भी विषय वस्तु है शोध लेखन में जो विषय वस्तु सम्मिलित किए जाए वो पाठक की दृष्टि से होनी चाहिए, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके अनुसार शोध का जो विषय वस्तु है वो होना चाहिए। कंटेंट पाठकों की दृष्टि से होना चाहिए। शोधकर्ता को ये निश्चित करना चाहिए कि क्या कहना है और कितनी अच्छी तरह से उस विशिष्ट पाठकों को कहना है, यानी कि जो जिस विशेष आयु वर्ग के लिए यह शोध पत्र बनाया जा रहा है, तो लेखक को चाहिए कि वो विषय वस्तु इतनी स्पष्ट हो कि वो अच्छी तरह से कह सके अपनी बात। जो कुछ भी कहना चाहता है पाठक, जो कुछ भी लेखक जो है अपने शोध पत्र के द्वारा पाठकों से कहना चाहता है वो स्पष्ट रूप से कह सके तथा जो भी विशिष्ट ग्रुप के लिए जो विशेष ग्रुप के लिए वो शोध पत्र लिखा जा रहा है उसको ध्यान में रख कर ही बनाया जाना चाहिए। शोधकर्ता को पाठक की दृष्टि से 3 बातों पर विचार करना चाहिए। पहला, वो पहले से क्या जानते हैं, यानी कि जो पाठक हैं जिस पाठक वर्ग के लिए जिस पढ़ने वाले वर्ग के लिए शोध पत्र लिखा जा रहा है वो वास्तव में क्या जानते हैं, उन्हें पहले से उस विषय के संबंध में क्या जानकारी है। यह बात इस पर प्रभाव डालती है कि क्या छोड़ा जा सकता है ताकि विषय वस्तु में उन बातों को सम्मिलित ना किया जाए जिन्हें वो पहले से जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस आयु विशेष वर्ग के लिए हम शोध पत्र लिख रहे हैं वो वास्तव में उस विषय से संबंध में क्या क्या चीज़ें पहले से जानते हैं, ताकि हम अनावश्यक चीज़ों को अपने शोध पत्र में सम्मिलित ना करें।
ताकि हम ये निश्चित कर सकते हैं कि जो चीज़ें वो जानते हैं उसे हम अपने शोध पत्र में ना सम्मिलित करें, और जो चीज़ें वो नहीं जानते हैं उसे हम अपने शोध पत्र में सम्मिलित करें। दूसरा है कि उन्हें क्या जानने की आवश्यकता है। यह बात यह निश्चित करती है कि क्या जानकारी सम्मिलित की जानी है। जैसा हमने अभी बताया कि यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है शोध पत्र जिसके लिए लिखा जा रहा है, वो वास्तव में उस विषय से संबंधित किन किन बातों को नहीं जानता है, किसकी जानकारी देना उसे ज़्यादा जरूरी है, तथा उस जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें अधिक महत्वपूर्ण हैं जो कि उस पाठक वर्ग के लिए यूजफुल यानी उपयोगी हो सकती है, उन्हें हमें अपने शोध पत्र में विशेष रूप से सम्मिलित करनी चाहिए। तीसरा है कि वह क्या जानना चाहते हैं। यह बात शोध लेखन के क्रम और महत्व पर प्रभाव डालती है कि जो जिस पाठक वर्ग के लिए हम शोध पत्र लिख रहे हैं, वास्तव में वो क्या जानना चाहते हैं, वो उस विषय से संबंधित किन किन चीज़ों को जानना चाहते हैं। तो उसी आधार पर ये किसको प्रभावित करती है, क्रम को तथा महत्व को। तो जो चीज़ें वो जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो चीज़ें जानने के लिए वो ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उन्हें हम विषय वस्तु में पहले सम्मिलित करते हैं, और जो चीज़ें बाद में जानना चाहते हैं, उन्हें हम कम जानना चाहते हैं, उसे हम बाद में सम्मिलित करते हैं और उसको उसी प्रकार से अधिक महत्व देते हैं। उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का समावेश अपने शोध लेखन में करना चाहिए। इन्हीं सारी बातों को, जो चीज़ें, जो पॉइंट्स अभी हम लोगों ने पढ़े, उन सभी बातों को ध्यान में रख कर ही हमें अपने शोध पत्र में विषय वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए। अपने शोध लेखन में करना विषय वस्तु का निरीक्षण निम्न बिंदुओं पर करना चाहिए। जो भी विषय वस्तु हम लिखते हैं उसको निम्न बिंदुओं पर हमें परखना चाहिए कि ये इन बिंदुओं के अनुसार हमारा विषय वस्तु है कि नहीं। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि क्या पैराग्राफ एक इकाई के रूप में है। क्या पैराग्राफ एक इकाई के रूप में है। एक पैराग्राफ में एक टॉपिक है। एक टॉपिक है, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या पैराग्राफ एक इकाई के रूप में सम्मिलित किया गया है, एक अंग के रूप में जो है विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है। दूसरा है कि क्या प्रत्येक पैराग्राफ का प्रारंभ जिस टॉपिक वाक्य से हुआ है, अंत भी उसी संदर्भ में हुआ है। क्या पैराग्राफ का प्रारंभ जिस टॉपिक वाक्य से हुआ है, अंत भी उसी संदर्भ में हुआ है। उसी संदर्भ हुआ है, यानी कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका जो प्रारंभ है, जो प्रारंभ के जो वाक्य हैं, जिस रूप में लिखा गया है, जो चीज़ बताने के रूप में लिखा गया है, अंत भी उसी रूप में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है क्या कथन धनात्मक रूप में, कथन धनात्मक रूप में है, यानी कि जो भी बात कही गई है वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, वो निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि पाठक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। चौथा है क्या विषय वस्तु से अनावश्यक शब्दों को हटा देना चाहिए। क्या विषय वस्तु से अनावश्यक
शब्दों को हटा देना चाहिए। जो बहुत ज़रूरी नहीं है वैसे शब्दों को विषय वस्तु से हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे पढ़ने वाले जो हैं पढ़कर बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं तथा वो पूरा शोध पत्र नहीं पढ़ते हैं। पांचवा है, क्या एक समान विचारों को समान स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया है? एक समान विचारों को समान स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया है। यानी कि जो भी विचार एक जैसे उन्हें एक ही तरीके से एक ही रूप में अभिव्यक्त करना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, क्या विषय वस्तु लिखने से पहले रूपरेखा बनाई गई है? पहले रूपरेखा बनाई गई है। यानी कि जब भी हम विषय वस्तु लिखते हैं तो हमें सबसे पहले एक आउटलाइन बना लेनी चाहिए कि किन किन चीज़ों को हमें अपने विषय वस्तु में सम्मिलित करना है और किसे ऊपर करना है। तो इससे चेक कर लेना चाहिए कि क्या विषय वस्तु लिखने से पहले हम लोग आउटलाइन बनाए थे या नहीं बनाए थे। फिर सातवां है कि क्या विषय वस्तु में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है? वस्तु में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। जब भी हम विषय वस्तु लें तो उसमें हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि ताकि एक सामान्य पाठक भी उसे पढ़कर समझ सके। उसे बहुत टफ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि उसे पढ़ते समय डिक्शनरी लेके बैठना पड़े, वो ऊब जाए, या बहुत ज़्यादा तकनीकी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ताकि एक सामान्य पाठक जो है उसे ना समझ पाए। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको जब हम विषय वस्तु लिखते हैं तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक बार हमें अपने विषय वस्तु को चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर, इन सारी चीज़ों को विषय वस्तु में सम्मिलित किया गया है या नहीं। यदि कहीं पर इन चीज़ों से अलग विषय वस्तु होता है तो हमें वहाँ पर उसे सुधार कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इन सारे पॉइंट्स को जो कि शीर्षक निरीक्षण का है उसे शीर्षक निरीक्षण में, और जो विषय वस्तु के निरीक्षण में पॉइंट्स हैं उनको विषय निरीक्षण में करते समय हमें ध्यान में रखकर एक बार निरीक्षण कर लेना चाहिए। अगर इन सारे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को लिखने में तो हमारा विषय वस्तु जो है वो बहुत अधिक प्रभावशाली होगा तथा पाठकों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा।